हेलो गाइज, आज हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र जो होता है वह क्या कार्य करता है और गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह किस प्रकार होती है और गुणसूत्र जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इन सब बातों का हम इसमें अध्ययन करेंगे और इसके बाद हमारा एक और पार्ट आएगा जिसमें गुणसूत्र की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है और इसके कितने भाग होते हैं, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम पढ़ते हैं गुणसूत्र के बारे में कि गुणसूत्र जो होता है उसका बेसिक क्या है, किसने खोज की और किसने इसका नाम दिया। इसके अलावा अन्य बातें जो है गुणसूत्र के बारे में, इसका हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। यदि मैं गुणसूत्र की बात करता हूं, मैंने बताया था गुणसूत्र जो होता है, यानी इससे पहले हमने केंद्रक पढ़ा था, मैंने बताया था हिस्टोन, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए ये मिलकर क्रोमेटिन तंतु बनाते हैं। ये तीन में क्रोमेटिन तंतु कहलाते हैं या क्रोमेटिन कहलाते हैं। और क्रोमेटिन जो होता है, जब उसका विकास होता है तो क्रोमेटिन आगे चल करके गुणसूत्र का निर्माण करता है। यानी हम कह सकते हैं जो क्रोमेटिन जो होते हैं, क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं, यानी ये गुणसूत्र के पूर्वगामी होते हैं। यानी इनसे ही आगे चलती गुणसूत्र का निर्माण होता है। यदि मैं गुणसूत्र की बात करता हूं तो कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वे मोटे दिखाई देते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। और हम ये कह सकते हैं जो मेटाफेज अवस्था होती है या हम कहें मध्यावस्था जो होती है, उसी के अंदर हम गुणसूत्र की स्टडी करते हैं। ये बिंदु भी ध्यान रखना है, जो गुणसूत्र की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम जो होता है हम करते हैं। यानी जो गुणसूत्र का जो अध्ययन करते हैं वह मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं वो स्पष्ट मोटे दिखाई देते हैं। ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछेगा आपसे कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट और मोटे दिखाई देते हैं। आप बताएंगे गुणसूत्र जो होते हैं ये मेटाफेज अवस्था में मोटे दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि मेटाफेज अवस्था में ही गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम जो किया जाता है, यह कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद यदि मैं नेक्स्ट बिंदु लूं तो हम देखते हैं कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र कैरियोटाइप की जाती है। यानी पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कैरियोटाइप किस अवस्था की जाती है और फिर क्या होती है कैरियोटाइप, इसकी बात हम करेंगे। तो पहले ध्यान रखना है कि आपसे पूछेगा गुणसूत्र की कैरियोटाइपिंग किस अवस्था की जाती है। तो गुणसूत्र की जो कैरियोटाइपिंग जो है वह मेटाफेज अवस्था में की जाती है, क्योंकि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं स्पष्ट और मोटे दिखाई देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, पूछेगा आपसे, ध्यान रखना है, पूछेगा गुणसूत्र की कैरियोटाइपिंग किस अवस्था में की जाती है। आप बताएंगे मेटाफेज अवस्था में, मध्य अवस्था में। इसके बाद हम नेक्स्ट बिंदु लेते हैं कि कैरियोटाइपिंग होता क्या है। यदि हम गुणसूत्र को उनके बढ़ते हुए आकार से घटते हुए आकार में हम उनको जमा दें, व्यवस्थित कर दें। मान लीजिएगा हमारे पास बहुत सारे गुणसूत्र हैं, यदि उन गुणसूत्रों को हम बड़े आकार से छोटे आकार की ओर घटते हुए क्रम में जमा दें, व्यवस्थित कर दें, तो इसे हम कहेंगे कैरियोटाइपिंग। यानी कैरियोटाइपिंग कुछ भी नहीं है, गुणसूत्र को जो जमाने का जो क्रम है बड़े से छोटे की ओर, जो बड़ा गुणसूत्र होगा उसको पहले जमाएंगे, उसके बाद छोटा, फिर छोटा। यानी जो घटता हुआ क्रम जो है गुणसूत्र की आकृति का, लंबाई का जो घटता हुआ क्रम जो होगा, पहले बड़े जमाएंगे फिर छोटे। जो घटता हुआ क्रम है बड़े से छोटे की ओर, इस प्रकार जमाना ये कहलाता है कैरियोटाइपिंग। ये ध्यान रखना है कैरियोटाइपिंग क्या होता है। यदि गुणसूत्रों को बड़े गुणसूत्र से छोटे गुणसूत्र की ओर व्यवस्थित करना कहलाता है कैरियोटाइपिंग। और ये जो प्रोसेस जो है ये की जाती है मेटाफेज अवस्था में, मध्य अवस्था में। इसके बाद बात करता हूं कि कैरियोटाइपिंग का जो प्रारूप होता है, जो ये भी ध्यान रखना है, ये बिंदु ध्यान रखना है। पूछेगा जो कैरियोटाइपिंग जो है उसका प्रारूप जो होता है उसे कहते हैं इडियोग्राफ। ये क्वेश्चन बन जाएगा, पूछ लेगा आपसे कि गुणसूत्र यानी कैरियोटाइपिंग का जो प्रारूप जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे इडियोग्राफ कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो कैरियोटाइपिंग जो होता है ये क्या काम आता है, इसका क्या महत्व है। साथ ही जो कैरियोटाइपिंग जो है यह जो है जातिवाद से संबंधित है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि जाति का विकास किस जाति से हुआ है। जैसे हम मानव की बात करते हैं,
मानव का जो विकास जो हुआ है ये वानर से हुआ है, और वानर जो है मानव के पूर्वज हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, जानकारी जो है मिल रही है कि मानव विकास जो है ये वानर से हुआ है, अफ्रीका में हुआ, और धीरे धीरे मानव जो है वानर जो था पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया। और इस प्रकार जिस मानव ने घर बना लिए, कृषि करना सीख लिया, उसका विकास ज्यादा हो गया, जिस बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो हम देखते हैं कि जो मानव का जो विकास हुआ है, जो हमारा पूर्वज जो है, कहा जाता है कि मानव हमारे पूर्वज हैं, इनसे ही मनुष्य विकास हुआ है। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये जानकारी जो हमें मिल रही है, संबंध बता रहे हैं मानव और बीच हमारे बीच संबंध जो है, जो हमारे डीएनए के जो समानता जो है बता रही है कि मानव का विकास जो है वानर से हुआ है। और ये जातिवाद संबंध जो है, इनका निर्माण जो है, इनका ज्ञान जो है हमें केव टाइपिंग से होता है। यानी केव टाइपिंग से, यानी सीधे ध्यान रखना है, केव टाइपिंग के द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि किस जीव का निर्माण जो है वह किस जीव से हुआ है, किस जाति का निर्माण किस जाति से हुआ है, इसकी जानकारी हमें केव टाइपिंग से प्राप्त होती है। इसके बाद बात करता हूं कि छोटे जो एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 46 यानी 46 गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये गुणसूत्र जो होते हैं इनके हम आगे बात करते हैं। ये गुणसूत्र होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव के अंदर। और आगे हम गुणसूत्र की चर्चा विस्तार से करेंगे कि गुणसूत्र जो होते हैं 46 कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। यदि मैं अंडाणु शुक्राणु की बात करता हूं, हम जानते हैं जो अंडाणु शुक्राणु जो है ये है हैप्लोइड यानी अगुणित कोशिकाएं हैं। और जो हैप्लोइड है अगुणित है तो इनके अंदर क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। यदि हम अंडाणु की बात करें या शुक्राणु की बात करें तो इनमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी इनमें जो गुणसूत्र होते हैं ये 23 होते हैं। और जैसे ही ध्यान दीजिएगा अंडाणु और शुक्राणु जो है जब आपसे मिलते हैं, निषेचन क्रिया होती है तो गुणसूत्र पुनः जो होते हैं वे दुगुने हो जाते हैं, यानी 46 हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है। यदि मैं आगे बात करता हूं कि पूछ सकता आपसे अंडाणु शुक्राणु जो है कैसी कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये अगुणित कोशिकाएं हैं, ये हैप्लोइड कोशिकाएं हैं। ये हैप्लोइड कोशिकाएं हैं, ये अगुणित कोशिकाएं हैं, क्योंकि इनमें गुणसूत्र संख्या जो होती है ये आधी रहती है। ये बिंदु ध्यान रखने हैं। जो बिंदु जो है ये वाले ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछेगा क्रोमोसोम गुणसूत्र का नाम किसने दिया। शब्द है गुणसूत्र, जो नाम है क्रोमोसोम किसने दिया है, ये वाल्डेर ने दिया है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। पूछेगा गुणसूत्र नाम जो दिया है वे किसने दिया है। गुणसूत्र जो नाम दिया है यानी क्रोमोसोम जो नाम दिया है वह वाल्डेर ने दिया है। ये ध्यान रखना है। इसी में बात करता हूँ गुणसूत्र की खोज किसने की, इसको भी ध्यान रखना है। गुणसूत्र की जो खोज की है ये स्टार्सबर्गर ने की है, ये भी ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है ये। यदि मैं बात करता हूँ, पूछिए आपसे गुणसूत्र नाम क्रोमोसोम नाम किसने दिया है, तो ये नाम दिया है वाल्डेर ने। पूछे गुणसूत्र की खोज किसने की, ये स्टारबर्गर ने की है। ये ध्यान रखना है। गुणसूत्र नाम दिया है वाल्डेर ने और खोज की है स्टारबर्गर ने। यदि मैं क्रोमोसोम की बात करता हूँ तो क्रोमोसोम जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो 22 होते हैं ये एक समान होते हैं, और 2 गुणसूत्र जो होते हैं यानी 23 जोड़ा यानी 2 गुणसूत्र जो होते हैं यानी 23 जोड़ा जो होता है ये है अलग होता है। यानी जो 22 गुणसूत्र होते हैं ये नर और मादा में दोनों में समान पाए जाते हैं। और जो 22 गुणसूत्र जो होते हैं, जो सब 22 जोड़े गुणसूत्र यानी 44 22 जोड़े मतलब 44 गुणसूत्र जो होते हैं ये एक समान होते हैं, और ये नर और मादा में समान पाए जाते हैं। इन्हें हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कायिक क्यों कहा है, क्योंकि हमारे शरीर के विकास से संबंधित होते हैं। जितनी हमारे शरीर के अंदर कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, समस्त कायिक कोशिकाओं में जिनसे वृद्धि विकास होता है, शरीर का हेल्थ बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है। जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं, जितनी दैहिक कोशिकाएं हैं, जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं या हम कहते दैहिक कोशिकाएं हैं, उस समस्त दैहिक कोशिकाओं में कायिक कोशिकाओं में जो है ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। 54 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये 22 जोड़ी है, ये हम के 54 गुणसूत्र जो है इन्हें
इन्हें हम कायिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र, इसके बाद अलिंग गुणसूत्र और यानी ऑटोसोम्स कहते हैं। ये ध्यान रखना है। पूछ देता है मानव में कितने अलिंग गुणसूत्र या मानव में कितने ऑटोसोम्स होते हैं। ये ध्यान रखना है। मानव में 44 ऑटोसोम होते हैं, मानव में 44 दैहिक गुणसूत्र होते हैं, मानव में 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं या ऑटोसोम होते हैं। ये चारों नाम ध्यान रखने हैं। ये चारों नाम एक ही नाम है, यानी इनका अर्थ एक ही है। ये अलग अलग नाम है, लेकिन हम इनको कायिक गुणसूत्र के हैं, दैहिक गुणसूत्र के हैं, अलिंग गुणसूत्र के हैं, ऑटोसोम्स के हैं। ये 44 होते हैं और ये होते हैं, इनके अंदर कोई अनुवांशिक सूचना नहीं होती। ये हमारे शरीर की विद्युत विकास में होते हैं। इसके बाद बात करता हूं, वायु गुणसूत्र द्वारा ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण जो होता है यह मनुष्य यानी मानव द्वारा किया जाता है, मानव में भी नर द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखना है। महिला का लिंग के निर्धारण में कोई रोल नहीं होता, कोई उसका यानी महत्वपूर्ण रोल नहीं होता। यानी जो लिंग निर्धारण होता है, लड़का उत्पन्न होगा यानी जन्म लड़के का होगा, लड़की की जन्म लड़के का होगा या लड़की का होगा। इसका निर्धारण जो है हम कह सकते हैं लिंग का निर्धारण, लड़का और लड़की निर्धारण जो होता है यह पुरुष द्वारा किया जाता है, नर द्वारा किया जाता है। महिला का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना है। यानी ध्यान रखना, पूछेगा आपसे लिंग का निर्धारण जो होता है किया जाता है नर द्वारा, पूछेगा मादा द्वारा, दोनों द्वारा या कोई नहीं। यानी ये ध्यान रखना है, लिंग का निर्धारण जो किया जाता है वह नर द्वारा किया जाता है। मादा का लिंग के निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। ये ध्यान रखना है। यदि हम गुणसूत्र की बात करें तो जो देखिए आप जानते हैं कि मादा में तो होते हैं XX और पुरुष में होते हैं XY, क्योंकि तो सेम है दोनों। और इसमें देखो समान को बनेंगे दोनों में, इसमें X बनेगा, इसमें भी X बनेगा। तो आप जानते हो इनका लिंग निर्धारण में कोई रोल नहीं है, क्योंकि क्या है, समान है। जबकि हम नर की बात करते हैं तो नर में युग्म बनेगा, एक गैमेट बनेगा X का और एक बनेगा Y का। और जो Y होगा, देखो यदि XX क्रॉस करेंगे, यदि XX मिलेंगे तो लड़की होगी, यदि X जो है Y से मिलेगा लड़का होगा। यानी जो Y जो गुणसूत्र जो है यह लिंग का धारण करेगा। यदि Y X के साथ मिलेगा तो ही लड़के का जन्म होगा। और हम ये कह सकते हैं जो Y गुणसूत्र जो है वही लिंग का धारण करता है, और Y गुणसूत्र जो होता है ये नर में पाया जाता है। इसके बाद बात करता हूं, यानी जो Y गुणसूत्र जो होता है जो लिंग धारण करता है, इसे हेलेंड्रिक जीन, इस पर हेलेंड्रिक जीन पाए जाते हैं। इसके जो जीन होते हैं, यानी जो हमारा Y गुणसूत्र जो है, जो Y गुणसूत्र होता है, Y गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं उन्हें होलेंड्रिक जीन कहा जाता है। पूछ सकता आपसे होलेंड्रिक जीन पाए जाते हैं, किस गुणसूत्र पाए जाते हैं? Y गुणसूत्र पर होलेंड्रिक जीन पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है। पूछ देगा आपसे Y गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों को हम क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना है। यानी Y गुणसूत्र पाए जाने वाले जीनों को होलेंड्रिक जीन कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात करता हूं, मैंने बताया 44 गुणसूत्र जो होते हैं, 44 गुणसूत्र या हम के 22 जोड़ी या हम के 44 गुणसूत्र जो होते हैं, ये होते हैं अलिंग गुणसूत्र होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं, या हम के ऑटोसोम्स होते हैं। यदि हम दो गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX और पुरुष में XY जो होते हैं, ये लिंग का धारण करते हैं, यानी ये होते हैं लिंग के धारण भाग लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं 3 जोड़ा या 2 गुणसूत्र मादा में जो होंगे, मादा में होंगे ये XX और नर में होंगे ये XY। यही जो गुणसूत्र होते हैं, ये एक जोड़ा जो होता है ये गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और लिंग गुणसूत्र की बात करता हूं तो ये देखिए, मादा में ये एलोसोम कहलाते हैं और नर में हेटेरोसोम कहलाते हैं। साथियों ये केस देखिए, एलोसोम मतलब होता है समान, एलोसोम मतलब होता है समान, हेटेरोसोम मतलब होता है भिन्न। आप जानते हैं मादा में तो दोनों गुणसूत्र जो होते हैं वे समान होते हैं, दोनों ही गुणसूत्र XX होते हैं। अतः इन्हें हमें कहा है एलोसोम, क्योंकि दोनों गुणसूत्र कैसे हैं? समान हैं, अतः इन्हें हम कहते हैं एलोसोम। और यदि हम इसकी बात करते हैं, नर में एक होता है X, एक होता है Y जो होता है ये करता लिंग का धारण, अतः ये भिन्न है, एक X है दूसरा Y है। अतः हमें कह सकते हैं जो गुणसूत्र जो है X और Y का जोड़ा जो होता है नर के अंदर, इसे हम कहते हैं हेटेरोसोम। आप पूछेगा आपसे मादा में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? आप बताएंगे मादा में एलोसोम पाए जाते हैं,
पूछेगा हेटेरोसोम पाए जाते हैं, नर पाए जाते हैं। नर में कौन सा हेटेरोसोम है, यानी एक्स वाई है। मादा में कौन सा एलोसोम है, एक्स वाई है। यानी ध्यान रखना है एक्स यानी एक्स एक्स जो होता है इसे हम कहते हैं एलोसोम। एलोसोम मतलब होता है दोनों गुणसूत्र समान हो तो उसे हम कहते हैं एलोसोम। यानी इस कंडीशन है दोनों एक्स होने चाहिए एलोसोम में, और हेटेरोसोम मतलब हेटेरोसोम जो है उसमें एक एक्स दूसरा वाई होना चाहिए। यानी इस प्रकार एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है। एक ध्यान रखनी है कि जो गुणसूत्र जो होते हैं इनका अध्ययन किस अवस्था में करते हैं, ये ध्यान रखना है। गुणसूत्र का अध्ययन जो है, गुणसूत्र का अध्ययन जो है हम मेटाफेज अवस्था में करते हैं। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र जो होते हैं मोटे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं, पूछेगा कैरियोटाइपिंग किस अवस्था में की जाती है, आप बताएंगे कि मेटाफेज अवस्था में कैरियोटाइप की जाती है। और गुणसूत्र की स्टडी जो होती है, अध्ययन जो होता है, ये मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। इसके बाद पूछेंगे आपसे कैरियोटाइपिंग क्या है। कैरियोटाइपिंग क्या होता है, गुणसूत्र को बड़े आकार से यानी अधिक लंबाई से कम क्यों जमाना, यानी बड़ा गुणसूत्र पहले और फिर छोटा यानी गुणसूत्रों को बड़े से छोटी और जमाना यानी व्यवस्थित करना, ये कहलाता है कैरियोटाइपिंग। आप पूछेगा कैरियोटाइपिंग का संबंध किससे है, कैरियोटाइपिंग संबंध जो है यह जातिवर्ष से है। इसके बाद बात करता हूं मनुष्य गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद बात करता हूं कि जो अन्य शुक्राणु जो होते हैं कैसी कोशिकाएं, ये हैप्लॉइड कोशिकाएं हैं। हैप्लॉइड क्यों है, गुणसूत्र आदेश के अंदर। इसके बाद बात करता हूं ये गुणसूत्र जो नाम जो है, क्रोमोसोम नाम जो है, ये वर्ल्डन ने दिया है और गुणसूत्र की खोज की है स्टारबर्गर ने की है। मनुष्य में 2 प्रकार गुणसूत्र होते हैं, एक 22 जोड़े होते हैं, यानी 22 जोड़े मतलब 46 समान होते हैं। इन हम कहते हैं कायिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। और जो वाई गुणसूत्र होता है ये नर के अंदर क्या करता है, लिंग का धारण करता है। लड़का होगा लड़कियों की धारण कौन करता है, वाई गुणसूत्र करता है। और वाई गुणसूत्र जो जीन पाए जाते हैं उन्हें होल्डिंग जीन कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम का 23 जोड़ा जो होता है, यानी एक्स यानी 23 जोड़ा यानी 2 गुणसूत्र जो होते हैं, मादा में एक्स होते हैं और नर में एक्स वाई होते हैं, और ये ध्यान रखना है। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, यदि हम मादा की बात करें तो मादा में एक्सेस होते हैं, इन्हें हम एलोसोम कहते हैं। और नर में जो होते हैं एक्स वाई होते हैं, इन्हें हम हेटेरोसोम कहते हैं। साथ ही इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर हमने गुणसूत्र के बारे में समान जानकारी ली। अगले वीडियो में हम गुणसूत्र की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में लिंग का धारण कैसे होता है। हम इस प्रकार एक टॉपिक को आपके सामने लाते रहेंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को भी जोड़े। कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग जयपुर या अन्य सिटियों में, बड़े बड़े शहरों में लाखों रुपए लूट कर भी जो आपको कंटेंट नहीं दे पाते हैं, वह कंटेंट हम आपको एक छोटे चैनल के माध्यम से अपलोड कराएंगे। प्लीज हमारा थोड़ा सहयोग करें। थैंक यू।